नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं कविंद्र और अगले 1 घंटे तक हम बातचीत करेंगे कोरोना वायरस की और जिस तरीके से देश और दुनिया में इसका मैं कहूं कि संक्रमण फैल रहा है और कुछ राज्यों में ज़्यादा केसेस हैं और हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों में मरने वालों की संख्या के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में फिलहाल जो स्थिति है उसे कह सकते हैं कि इस वक्त हम उसे कंट्रोल करने में सक्षम नजर आ रहे हैं, यानी कि हम उसे हराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या ये स्थिति आगे कायम रहेगी और उसके लिए हमारा और आपका योगदान क्या हो सकता है और स्वास्थ्य सेवाओं के नज़रिए से भी कितना महत्वपूर्ण ये आने वाले दिन हैं और हम और आप कैसे उसको सहयोग दे सकते हैं, इसको लेकर अगर आपके जहन में कोई सवाल या फिर कुछ आप जानना समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अगले 1 घंटे में जुड़कर वो अहम जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब भी हमारे पैनलिस्ट के जरिए ले सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। देश के हर नागरिक को कोरोना से बचाने के लिए हर संभव मदद करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को आश्वासन। कहा, सामूहिक प्रयासों से ही रोका जा सकता है कोरोना का फैलाव। स्वास्थ्य मंत्री ने भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। ICMR ने कहा, सामुदायिक स्तर पर नहीं है देश में कोरोना का फिलहाल संक्रमण। सरकार का मलेशिया के कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर एशिया की 2 उड़ानों को मंजूरी। कोरोना वायरस से यूरोप में मरने वालों का आंकड़ा 3000 के पार। यूरोपीय संघ बाहरी यात्रियों पर 30 दिन की पाबंदी लगाने पर सहमत। राज्यसभा में चर्चा के बाद राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 पारित। आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक का जवाब, होम्योपैथिक और भारतीय आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए जरूरी है नियामक से आएगा सुधार और पारदर्शिता। विधेयक में आयोग के गठन को लेकर प्रावधान। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा। जम्मू और कश्मीर के लिए साल 2020-21 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अधिक का बजट। बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा, केंद्र शासित क्षेत्र बनने के बाद विकास और सुरक्षा को मिला बढ़ावा। आतंकवादी गतिविधियों में आई कमी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित 5 उम्मीदवार बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। पश्चिम बंगाल की 5, ओडिशा की 4 और हिमाचल हरियाणा की 1-1 सीट के लिए भी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन। 17 राज्यों में 55 सीटों के राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से भारत बहुत ही प्रभावी तरीके से अब तक निपटने में सक्षम है और केंद्र सहित तमाम राज्य सरकारें और दूसरी एजेंसियां कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अपने स्तर पर जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नागरिकों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि सामूहिक प्रयासों के चलते इस तरह के प्रयास संभव हुए हैं और उन्होंने उन सभी की सराहना की और कहा कि जो इसे संभव बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे गृह को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का उत्साह बढ़ाएं और उनकी सराहना करें। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि देश में कोरोना का संक्रमण अभी सामुदायिक स्तर पर नहीं हुआ है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में इसका संक्रमण अभी दूसरे चरण पर ही स्थिर है। उन्होंने कहा कि लोग बचाव संबंधी सावधानी बरत रहे हैं और इसके फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अलग अलग जगहों के लिए लिए गए 500 नमूनों में से किसी में भी कोरोना का संक्रमण नहीं दिखा। कोरोना को लेकर किए जा रहे प्रयासों को और आगे की तैयारियों के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने क्वारंटाइन सुविधाओं का नियमित तौर पर आकलन और निगरानी करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने सक्रिय निगरानी के लिए राज्यों की सराहना भी की। और इस बीच सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते मलेशिया के कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए एयर एशिया की 2 उड़ानों को मंजूरी दी है। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय छात्रों और अन्य यात्रियों की मुश्किलों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इन लोगों से एयरलाइंस से संपर्क करने को कहा गया है।
विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 276 भारतीय विदेशों में कोरोना वायरस के संक्रमित हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 255 लोग ईरान में हैं। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में 12, इटली में 5, हांगकांग, कुवैत, रवांडा और श्रीलंका में एक भारतीय संक्रमण से प्रभावित हैं। और इस बीच देश भर में कोरोना वायरस से अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 151 तक पहुंच चुका है, जिसमें से 14 लोग संक्रमण के बाद सही इलाज के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब तक 3 लोगों की संक्रमण के चलते देश में मौत हुई है। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज जो है उनकी संख्या 134 है। और इसे देखते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों में निपटने के लिए सीमा शुल्क संरचनाओं में 24 घंटे निकासी की व्यवस्था पेश की है। साथ ही कस्टम के गोदामों से इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग को जमा करने की प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग गतिविधियों को स्थगित किया है। लद्दाख में तैनात सेना के जवानों के संक्रमण की खबर के बाद सेना ने 20 मार्च से शुरू होने वाले सभी चयन बोर्ड के बैच को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को सैनिटाइजेशन के लिए 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक कर्मचारी बीते दिनों इंडोनेशिया से लौटा और उसे बुखार के बाद जांच के लिए भेजा गया है। हाई कोर्ट प्रशासन ने इसके चलते एक अर्जेंट बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया। राज्य सरकारें भी कोरोना से निपटने की दिशा में अपने प्रयास तेज कर रही हैं। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है और उसके तहत बिहार में प्रशासन को असीमित अधिकार दिए गए हैं। इसके लागू होने से सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर उसकी जांच करा सकती है, उसे बलपूर्वक आइसोलेशन वार्ड में भी भर्ती करा सकती है। राज्य में अब तक 311 संदिग्ध सामने आए हैं, लेकिन किसी का भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं हुआ है। उधर माता वैष्णो देवी की यात्रा को बंद कर दिया गया है और प्रशासन ने ऑल इंटरस्टेट बसों का संचालन भी बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर से आने और जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और बहुत अहम है कि आप इसके बारे में अवेयर हों, जागरूक हों और जो गाइडलाइंस सरकार या स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई हैं उनको समझें, उनको अमल में लाएं। लेकिन अगर आपके जहन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट हैं उनके जरिए उन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा हमारे साथ हैं, कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर आरती बहल हैं जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से, आपका स्वागत है मैम। और अनिल गुटू हैं, डायरेक्टर हैं मेडिसिन विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में पुनीत जी आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से दुनिया में हमने देखा अलग अलग देशों में और भारत में इस वक्त जो स्थिति है, कितना हम कह सकते हैं कि जो नियंत्रण की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं उसको अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि संक्रमण के फैलाव को हम कितना रोक पाए हैं आज की स्थिति में, और उसके पीछे की खास क्या वजह दिखती है जिसको हमें आगे कंटिन्यू करना है। जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने जो न्यूज़ बुलेटिन है उसमें आपने दिखाया कि हमारे देश में अब तक 151 मामले कोरोना के मिले हैं। और हमारे जो ICMR के महानिदेशक साहब हैं डॉक्टर भार्गवा, उन्होंने बताया कि हम अभी इसके दूसरे चरण में हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस समय बात हो रही थी कोरोना की आज से 1 महीने पहले या 15 दिन पहले, तो हम लोग काफ़ी इस चीज़ के लिए चिंतित थे कि भारत की जहाँ जनसंख्या हमारी 1.3 बिलियन से ज़्यादा की जनसंख्या है और उस जगह अगर फैलाव होगा तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो शायद भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में था जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ के लिए बहुत ही सावधानीपूर्वक कदम उठाने शुरू कर दिए थे कि हमारे देश में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और आज अगर हमारे पास सिर्फ 150 केसेस हुए हैं इतने दिन में, तो शायद इसके पीछे जो भारत सरकार की नीतियां रही हैं, जो यहाँ के जन स्वास्थ्य के एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन लोगों की जो विजडम थी कि हम कैसे रोकें, मुझे लगता है आज ये कामयाब होती दिख रही है। भारत को अगर आप देखेंगे तो ये विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहाँ पे सबसे पहले हमने यात्रियों को रोकना शुरू किया। कुछ देशों के यात्रियों के आते ही हमने इसके थर्मल स्कैनिंग करनी शुरू की, जिनको ज़रूरत थी उनको हमने क्वारंटाइन किया। उसके अलावा आप ये देखिए, शायद भारत विश्व का उन पहले देशों में शामिल है जो ना कि अपने यहाँ आने वालों की स्क्रीनिंग की, बल्कि उन देशों से अपने नागरिकों को, वुहान से निकालने वालों में हम शायद सबसे पहले थे जिन्होंने हमने वुहान से अपने नागरिकों को निकाला, यहाँ पे लेके आए, उसके बावजूद हमने कंट्रोल किया। तो इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो हमारी नीतियों पे जाता है कि हम इसको सिर्फ जिन लोगों को हो गया उनको हम एक अलग रख सके, उनको उपचार दिया और बाकी लोगों को संक्रमण फैलने से रोका। जैसे थोड़ी देर पहले आपने दिखाया था कि अभी हम
द्वितीय चरण में चल रहे हैं, सेकेंड फेज में चल रहे हैं ट्रांसमिशन की। और हम शायद इसमें कंटेन अगर इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं तो हम सक्सेसफुल रहेंगे इस बीमारी को रोकने के लिए। तो अगर मैं चाहूँगा थोड़ा मैं विस्तार से बताऊँ अपने दर्शकों को कि एक्चुअल में ये है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं द्वितीय चरण में रोकने की। सेकेंड फेज होता क्या है और जी दुनिया के दूसरे देशों से हमारे यहाँ ये फेज की अगर मैं कहूँ कि टाइम लिमिट है वो नॉर्मली क्या होती है और हमारे यहाँ क्या अब तक है? देखिए, जब हम द्वितीय फेज की बात कर रहे हैं, सेकेंड फेज की बात कर रहे हैं, तो पहले फेज में क्या होता है कि जो इम्पोर्टेड केसेज होते हैं, जो बाहर से केसेज आ रहे हैं, सिर्फ वो केसेज की बात होती है। ठीक है। द्वितीय चरण में ये होता है कि जो केसेस बाहर से आ रहे हैं वो, और जो उनके कॉन्टेक्ट्स में आए हैं या जो हमारे केसेस उनके कॉन्टेक्ट्स में आए जिनको आप ट्रेस कर पा रहे हैं, हम क्यों ट्रेस करके और उनको आइसोलेट करके या जो उचित सुविधाएं हैं वो दे पा रहे हैं, वो सेकंड फेज है। अभी हम उस फेज में चल रहे हैं। इसके बाद अगर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया, जहाँ पर मुझे ये नहीं मालूम है कि ये जो हमारे पास केस आया ये कहाँ से पैदा होकर आ रहा है, किस जगह से लगा हुआ है, तो ये मुश्किल होती है उस बीमारी को फिर फैलने से रोकने के लिए। इस स्टेज में जितने केसेस हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे ट्रेसेबल हैं, कहाँ से उनको बीमारी आ रही है उसको हमने किया, तो वो सेकंड फेज है। हम यही चाहते हैं कि इस फेज पे अगर हमने रोक लिया तो जैसी अभी तक प्रोग्रेस है कि हम सिर्फ 150 केसेज हुए 1.3 अरब पॉपुलेशन होने के बावजूद, अगर यही कंटिन्यू रहता थोड़े दिन और, तो शायद मैं ये कहूँगा कि हमने इस महामारी पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है फैलने से रोकने के लिए। ओके। और एक मिनट और लूँगा इसमें। एक शायद आप काफ़ी लोगों ने जिन्होंने इंटरनेट पे या देख रहे हैं, हमारा कोशिश क्या है जो दुनिया के दूसरे देशों में हो रहा है और हमारे यहाँ है, हम कहते हैं कि जो हमें एपिडेमिक कर्व है उसको फ्लैटन रखना है, उसको ऊपर नहीं जाने देना है। आप ऐसे देखिए कि अगर वो कर्व एक साथ बहुत सारे केसेस हो जाएंगे तो हमारे पास अस्पताल में जो ऊपर ना तो उतनी सुविधाएं हैं जहाँ पे हम उनको उपचार दे सकें। अगर उस कर्व को, एरिया कर्व का उतना ही रहेगा और उसको फ्लैटन कर दें ओवर द टाइम, धीरे धीरे केसेस अगर होंगे तो हम लोगों को उपचार दे पाएंगे और इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो वो हमारी अभी पूरे विश्व की स्ट्रेटजी वही है। लेकिन इटली में क्या हुआ, एक साथ हेल्थ सिस्टम पर लोड आ गया। वुहान में क्या हुआ, तो आप कैसे उनको कंट्रोल करेंगे? तो उस कोशिश में हम सक्षम होते दिख रहे हैं। और मैं ये कहूँगा ये जो हमारे प्रयास रहे, चाहे वो ICMR के हों, चाहे परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के हों, चाहे हमारे जो अन्य मंत्रालय इसमें सहयोग कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय रहे हैं। और आई थिंक विश्व को हम ये दिखा सकें कि भारत ने अपने सीमित संसाधनों में अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा इस बीमारी को कैसे पेंडेमिक को कंट्रोल किया है। डॉक्टर आरती, जो बात पुनीत जी ने कही, सेकेंड फेज जिस दौर में हम लोग हैं आम दर्शकों के नज़रिए से, कि जब वो विदेशी जो भी विदेश जिन्होंने ट्रैवल किया और उनके साथ जो लोग संपर्क में आएंगे, क्या इस स्टेज को हम कितना लंबा खींच सकते हैं, या मैं कहूँ कि अगली स्टेज में आने से हम उसको रोक सकते हैं? और उसके लिए जो हमें कदम उठाने चाहिए थे, क्या इनको और बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर अगले स्टेज पे जाना ही है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं? अभी जिस स्टेज पे हम बैठे हैं, जो सेकंड स्टेज है डॉक्टर पुनीत ने बताया, उसमें अगर अभी भी लोग आगे बढ़कर कहें कि हाँ मैं कहीं से आया हूँ, मुझे ये सिम्टम्स हैं और मैं डॉक्टर को वो दिखाएं, और अपने आप को वो, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, कहीं से घूम के आए हैं, 14 दिन तक अगर ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, अपने आप को घर के अंदर रेस्ट्रिक्ट करके रखें, लोगों से मिलना जुलना कम करें, तो हो सकता है कि हम इस सेकेंड स्टेज को लंबा खींच लेंगे। और अगर हमने लंबा खींच लिया तो थर्ड स्टेज आने में टाइम लगेगा, बिकॉज जब तक हमें पता है कौन सा केस किस केस से रिलेटेड है या ट्रैवल से रिलेटेड है, कंट्रोल किया जा सकता है। बट अगर सपोजिंग कोई कहीं से आ रहा है और उसको पता ही नहीं वो कहाँ से उसने कांटेक्ट कर ली इनलेस, फिर कॉन्टैक्ट्स ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। बट अभी तक सब जितने केसेस हैं सबके कॉन्टैक्ट्स हम ट्रेस कर पा रहे हैं और सबको लिंक किया जा सकता है। यानी कि अगर सोसाइटी या फिर मैं एज ए इंडिविजुअल पब्लिक की बात करूं, अगर वो अवेयर है और जानकारी देती रहे सिस्टम को कि अगर फॉरेन ट्रैवल या उसके कांटेक्ट में आप आए हैं, तो हम अगली स्टेज को देर से ला सकते हैं या उसको रोक भी सकते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पब्लिक पर है। बिल्कुल। अगर किसी को डॉक्टर ने बोला कि आप घर में रहिए, आपको 14 दिन घर पे रहना, एयरपोर्ट पे भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी बोला जा रहा है कि आप 14 दिन तक घर में रहिए, कोई सिम्टम्स हो तो आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मिलिए, तो उस बंदे को ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं जेल में हूँ, उसको घर पे रहना चाहिए और सिस्टम के सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो जो बीमारी है वो आगे कम्युनिटी में ना फैले। ओके डॉक्टर अनिल गुरु साहब, क्योंकि जो इसी फेज में, क्योंकि इस तरह की खबरें कई जगह आई कि लोग क्वारंटाइन करने से खुद को डर रहे हैं, या फिर सेंटर्स या हॉस्पिटल में जिनको रखा गया वहाँ से वो बिना बताए जानकारी को छुपा रहे हैं, ये जो एक फियर है ये क्यों है, और इसको दूर करने के लिए
एज ए इंडिविजुअल, एक पब्लिक के तौर पर क्या उन्हें करने की ज़रूरत है, और हेल्थ सेक्टर को या फिर मैं कहूँ कि जो डिपार्टमेंट है उसकी ओर से और क्या कुछ पहल आपको दिखती है होनी चाहिए? पहला सवाल या पहला हिस्सा आपके सवाल का यह है, जहाँ तक कि मैं समझा हूँ, कि लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और होम क्वारंटाइन को एक तरह का कैद या छुट्टी के रूप में देख रहे हैं। दोनों ही। कुछ सोचते हैं होम क्वारंटाइन मतलब छुट्टी, गैर जिम्मेवारी, जो करना है करो, मज़ा लो, और कुछ सोचते हैं ये तो एक किस्म का जेल यानी कैद कर दिया गया है। ये क्यों है? मेरा मानना है कि यह इसलिए है क्योंकि ये जो संक्रमण है, एपिडेमिक संक्रमण, ये एक ऐसे वायरस से आया है जिसके बारे में जानकारी अभी तक हमें पूरी तरह नहीं है, क्योंकि ये बहुत नया है, नॉवल है कोरोना। अब जब कोई नई चीज़ समुदाय पे एकदम से हमला करती है, चाहे हम व्यक्तिगत रूप में देखें डॉक्टर होते हुए भी, क्योंकि मैं भी व्यक्ति हूँ, या सामुदायिक रूप पे देखें, तो ये क्या भावना पैदा करता है? अनिश्चितता। सब कुछ अनिश्चित है। क्या है, कहाँ से आया है, क्या होएगा मेरे को, मेरे फैमिली को, मेरे कम्युनिटी को, क्या मैं बच पाऊँगा? ये अभी अनिश्चितता, अनसर्टनिटी का एक काला बादल फैलना स्वाभाविक है, मेरे में भी, आप में भी, समुदाय में भी। तो ये जो अनिश्चितता, अनसर्टनिटी का जो काला बादल फैल रहा है, उसके फैलाव से जो हम में व्यवहार है, बिहेवियर है, वो बड़ा स्टैंडर्ड आता है। या तो डर से हम इधर की तरफ जाते हैं, कुछ भी नहीं है, या डर से हम उधर की तरफ जाते हैं, सब कुछ गया। तो जो बीच का वास्तविकता, यथार्थ से जो हमारा संपर्क है, वो टूट जाता है डर से, भय से। ये जो भयभीत हुए हुए हैं हमारे लोग, उसका क्या हल है? उसका हल 4 चरणों में मेरे हिसाब से कर सकते हैं। पहला, जानकारी। फेक, असत्य से सत्य को अलग। ओके। फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़। यानी एक दर्शक हैं इस वक्त हमारे साथ, मैं चाहूँगा कि सुन लेते हैं वो क्या समझना चाह रहे हैं। शुभम, बताइए शुभम। नमस्कार सर, मैं दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। जी बताएं। जी, मुझे यह जानकारी चाहिए कि मास्क इसमें कैसा, किस तरह का लगाना चाहिए? अब अगर हम बाहर जाते हैं कहीं पे तो कैसा मास्क पहनना चाहिए? शुभम जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि आपको समझना पड़ेगा कि मास्क की जो ज़रूरत है वो सभी लोगों को नहीं है, और ये एक भ्रांति है कि सभी लोगों को मास्क लगाना है। जो हम मास्क लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को खांसी है, जुकाम है, इस तरीके की चीज़ है, उनको मास्क लगाने की ज़रूरत है जब वो बाहर जा रहे हैं, ताकि वो अपने से बीमारी किसी दूसरे को ना फैलाएं। तो मास्क की आवश्यकता, अगर आप मास्क लगा के बाहर जा रहे हैं, जो नॉर्मल मास्क अवेलेबल है, तो उससे ऐसा नहीं है कि आपको संक्रमण नहीं हो सकता है। इससे सिर्फ इतना होगा कि अगर आप संक्रमित हैं तो दूसरे लोगों को आप संक्रमण नहीं दे रहे हैं, या संक्रमण देने के चांसेस बहुत कम कर रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको अभी मास्क की ज़रूरत नहीं है। मास्क की ज़रूरत उनको है जो स्वास्थ्य में कार्य कर रहे हैं, जो ऐसे मरीजों के साथ कर रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रकार के मास्क उपलब्ध हैं, और वो सारे स्वास्थ्य केंद्रों पे उपलब्ध हैं। लेकिन वो स्वास्थ्य कर्मी को चाहिए जो कि डायरेक्ट ऐसे मरीजों को देख रहे हैं या आईसीयू में कर रहे हैं। जन साधारण को मास्क की ज़रूरत जब भी है जब आपको खांसी जुकाम जैसी कोई सिम्टम्स हैं, आप बीमार हैं, तो आप मास्क लगा के जाएं, दूसरों को ना दें। अगर मास्क नहीं है तो भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने मुंह के ऊपर एक कपड़ा या रुमाल रखें, ताकि वो दूसरे लोगों को आप संक्रमित ना करें। मुझे लगता है कि शायद मैं आपका सवाल का जवाब दे पाया हूँ। जी धन्यवाद। दर्शकों को बता दें कि जो पैनलिस्ट हैं, अगर आपके जहन में कोई भी इससे जुड़ा हुआ सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्लैरिटी आप चाहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, आप 3 पैनलिस्ट हमारे साथ हैं और उनसे आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं और अपने जो सवाल हैं उसके ज़रिए समझ सकते हैं कि असल में क्या मंशा है, जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट, और क्या चीज़ हमें नहीं करनी है। अजय हमारे साथ हैं दिल्ली से। अजय बताइए। सर ऐसा है, 2-3 दिन से जो है ना सर्दी जुकाम था और बुखार था, तो उसका मैंने दवाई दिला दिया था, तो अब तो फीवर ठीक है, लेकिन अभी भी जुकाम है। तो इसमें सर क्या करना चाहिए? इसमें चेक करवाने की जरूरत है? डॉक्टर आरती।
आपको अगर आपने कहीं बाहर ट्रैवल नहीं किया है या आप ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिले हैं जो कहीं बाहर से आए हों या किसी को बीमार हो, तो आपको आई थिंक अभी ज़रूरत नहीं है, बट अपने आप को आप ऑब्ज़र्व कीजिए और अगर बुखार ना उतरे 2-3 दिन तो फिर एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं आरती जी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं या अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि अगला शख्स फॉरेन से लौटा है या नहीं लौटा है, हो सकता है कि वो भी इसमें कहीं ट्रैवल कर रहा हो, ये संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी हो ऐसा हो। ऐसे केसेस में क्योंकि लोगों को ये पैनिक है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो सफ़र कर रहे हैं तो उनको लगता है कि कौन कहाँ से आया, उनको आइडिया नहीं, तो फिर बेस्ट वे क्या है? पैनिक भी ना हो और बर्डन भी एक्स्ट्रा ना हो कि आप ज़बरदस्ती कतार में खड़े हो जाएं और टेस्टिंग के लिए पहुँच जाए, तो करे क्या वो? आप एक तो डॉक्टर को दिखा लीजिए पहले। अगर उनको लगता है कि आपको आगे जाके टेस्टिंग करानी चाहिए, फिर आप टेस्टिंग करा सकते हैं। सो दैट विल बी ईजियर अगर वो है, बट अदरवाइज अभी हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन है नहीं, तो इसीलिए हम एक स्टेप पीछे ही हैं बाकियों से अभी, बिकॉज केसेस आर लिंक्ड। बट फिर भी अगर ज़ुकाम खांसी बुखार ठीक ना हो, सिम्टम्स जैसे हाई फीवर है ग्रेजुअली जो होता है, फिर खांसी है, बॉडी एक है, अगर ये सिम्टम्स हैं तो एक बार जाके डॉक्टर को दिखा लेना ठीक रहेगा। इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर आरती ने बताया, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स लगते हैं जिसके लिए आप चिंतित हैं, ये शायद आपका नहीं बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, उनके जहन में ऐसी चीज़ आ रही होगी। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो भारत सरकार ने आपको हेल्पलाइन जारी की है उस पर अगर आप बताएंगे, आप अपने सिम्टम्स के बारे में बताएंगे, आप अपने लक्षण के बारे में बताएंगे, वो आपको तुरंत ही बताएंगे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। अभी सारे लोगों को चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगला सवाल होगा कि साहब मुझे कैसे मालूम चले कि मुझे ज़रूरत है या नहीं है, मैं उसमें आता हूँ या नहीं आता हूँ। तो मेरा सवाल ये, मेरा उसमें उत्तर यही है कि अगर आप के पास कोई चिकित्सा संस्थान है पहुँच जा सकते हैं, अन्यथा घर से आप जो हेल्पलाइन नंबर है आप उनको कीजिए, वो 24 घंटे हेल्पलाइन है, वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, अगर लगेगा आपका पता लेंगे और आपको उपयुक्त सलाह देंगे कहाँ पर जाना है, या आपके पास एम्बुलेंस की वो व्यवस्था करेंगे जिससे कि आपकी टेस्टिंग हो सके। अन्यथा वो आपको, अगर आपको ज़रूरत उनको महसूस होती है तो आपको निकटतम जो भी जगह है वहाँ के लिए रेफ़र करेंगे। ओके, हमारे साथ एक और दर्शक अभिनव है इस वक्त। अभिनव बताइए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जो हम फूड्स ऑर्डर करते हैं डिलीवरी के माध्यम से, चाहे प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, क्या उस पर वायरस का इफेक्ट रहता है क्या? जो भी बाहर के प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या वो संक्रमण का कारण बन सकता है? कुछ इस तरह की स्टडी या कोई, मैं कहूँ कि थीसिस या कोई इस तरह के केसेस वर्ल्ड वाइड हमने देखे हैं या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि हमारे जो एक दर्शक हैं ना, जितने भी आपके इस राज्यसभा के, और उनके जो सवाल हैं वो सच में इतने अच्छे सवाल हैं कि एक तो उससे मुझे लगता है तबीयत खुश रहती है, और एक सवाल से कम 100, 200, 500 लोगों के जहन में जो सवाल है वही आ रहा है। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा कि जो डिलीवरी बॉय आपको लेके आते हैं या कहाँ से हैं। देखिए, ये वायरस फैल कैसे रहा है, इसका एक है जो सरफेसेज हैं उसके द्वारा भी फैल रहा है। सरफेसेज का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं संक्रमित हूँ, मैंने छींका या खांसा और यहाँ पर वो वायरस हो गया, तो थोड़ी देर बाद जो कोई यहाँ पे आएगा उसके संपर्क में आके वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब सवाल है कि कितनी देर तक ये जगह संक्रमित रह सकती है। इसमें बहुत सारे तथ्य थे कि साहब 2 घंटे वायरस जिंदा रहेगा या 4 घंटे जिंदा रहेगा। कल एक स्टडी आई है जो NIH और UCLA, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस एंड NIH US से पब्लिश हुई है, उन्होंने बताया है कि अधिकतर सरफेसेज हैं उस पर कुछ घंटों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन स्टील और बाकी सरफेसों पे 24 घंटे तक भी ये वायरस देखा गया, जो कल की स्टडी में बता रहा हूँ लेटेस्ट। लेकिन जो प्रैक्टिकल आपके लिए है वो यही है कि जी हाँ, ये वायरस सरफेसेस से फैल सकता है। कैसे फैलेगा? सपोज अगर एक डिलीवरी बॉय है जिसको कोरोना का संक्रमण है और उसने खांसते समय अपना हाथ इस्तेमाल किया है और उसी से आपका पैकेट पकड़ा है, उस पैकेट को आपने पकड़ा और उस हाथ को आप अपने नाक या मुंह के पास ले गए फेस पे, तो ज़रूर होगा। कैसे बचें? आपका दूसरा सवाल होगा कि साहब आगे अब मैं कैसे बचूं? खाना तो मुझे मंगाना है या सामान तो मुझे मंगाना है। कोशिश करें कि एक तो अगर आपने जहाँ से रखा हुआ जो ऊपरी सरफेस है उसको हटा दें, उसके बाद साबुन से तुरंत अच्छी तरीके से हाथ धोएं। उसकी भी एक टेक्निक है, सिर्फ हाथ के ऊपर पानी डालना ही सफिशिएंट नहीं है। उसकी जो टेक्निक है उस तरीके से आप धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं, आगे पीछे, उंगलियों के बीच में, अंगूठे, ये सारी चीज़ें आपको धोनी हैं। और उसके बाद आप
जो अंदर वाली सरफेस है उससे खाना या जो भी चीज़ें निकाल के इस्तेमाल करें। ये मेरी सलाह है। तभी हम लोग कह रहे हैं ना सारे लोगों से कि साहब आप अपने फेस के ऊपर हाथ मत ले जाइए बार बार जो चीज़ है, ताकि आपने अगर संक्रमित चीज़ छुई भी है तो इन्फेक्शन भी हाथ में उसको धो डालिए। संतोष हमारे साथ हैं रीवा से। संतोष, आपका सवाल। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, अगर हम अदर कंट्री से बिलोंग नहीं करते, अगर अदर कंट्री से हम कहीं नहीं गए हुए हैं सर, और इसके बावजूद अगर हम इंटीरियर एरिया में हैं और वहाँ ये ज़्यादातर नहीं है कोई असर, और नॉर्मल बुखार मतलब जुकाम है, सर्दी है मतलब, तो उसके लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं सर? आरती जी, क्योंकि सवाल इस तरह के बार बार आएंगे, थोड़ा सा मैं इसको और बड़े अगर तस्वीर समझना चाहूँ कि क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सिम्टम्स हैं नहीं हैं, गाइडलाइंस जो हैं क्या अभी भी वही हैं कि जो फॉरेन ट्रेवलर है या सीधे कांटेक्ट में आया है उन्हीं की टेस्टिंग हो सकती है, या अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं 5 दिन 7 दिन तक ऐसा है तो वो भी टेस्ट के लिए जा सकता है या उसको रिकमेंड किया जा सकता है? अभी जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर किसी का कोई कांटेक्ट विद द केस है, या वो केस है या केस का कांटेक्ट है और सिम्टोमेटिक है, तो वो टेस्ट हो रहा है। और लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि वो बंदा एट रिस्क है, मतलब उसका रिस्क एनालिसिस करके डॉक्टर को लग रहा है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, कि इसका टेस्ट होना चाहिए, तो उनका भी टेस्ट किया जा रहा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डॉक्टर हु इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। ओके अनिल सर, क्योंकि सिम्टम्स काफ़ी कुछ मिलते हैं दूसरी बीमारियों के साथ, खासतौर पर जो सीज़न इंडिया में चेंज होता है हम सब देखते हैं, और इसको लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न या फिर थोड़ा सा एक फियर आम पब्लिक में दिखता है, इसको कैसे दूर करें? बिल्कुल सही कहा आपने। हम इस वक्त मार्च के महीने में हैं, बदलाव का सीज़न है, सर्दियां ख़त्म हो रही हैं, गर्मी आ रही है, आई नहीं है। इस बदलाव के सीज़न में तो सभी छींक, खांसी, बुखार, ज़ुकाम ये आम घूमता रहता है हर साल। प्रश्न यह है कि अगर मैं सुबह उठता हूँ बुखार के साथ, तो क्या वह कोरोना है या कुछ और है जो आम बुखार है? तो अगर हम एक स्टैटिस्टिकली देखें तो जो आम सर्दी ज़ुकाम का बुखार है उसको कोरोना से अलग करना पूरी तरह तो संभव नहीं है, लेकिन यह हम 2-3 सवाल अपने आप से ही कर सकते हैं। पहला, क्या मुझे बुखार और खांसी दोनों एक साथ हैं या नहीं? जो आम जुकाम होता है वो नाक पे केंद्रित होता है, नाक बंद, नाक बहना, नाक में जकड़न, नाक में जलन, ये वाला नाक पे नाक भर जाती है इससे। लेकिन इसके साथ बुखार अगर ज़्यादा नहीं है या नहीं है तो ये आम ज़ुकाम जो होता है, नॉर्मल फ्लू, सीजनल ज़ुकाम जो होता है, कोल्ड, वो है। अगर खांसी है लेकिन बुखार नहीं है तो भी हम ये मान के चलते हैं कि संभावना ये ज़्यादा है कि ये आपको एलर्जी या पॉल्यूशन, वो भी आजकल चल रहा है, एलर्जीज बहुत हैं, फूल निकल रहे हैं, वो है कुछ। यदि बिन बुखार खांसी, बिन खांसी बुखार, जुकाम जिसके साथ बुखार न जुड़ा हो, ये संभावना ज़्यादा इस बात की है कि ये लक्षण आपको आम सीजनल फ्लू, जो कि किसी को परेशान तो करता है लेकिन खतरा नहीं पैदा करता, या एलर्जीज के आधारित हैं, उसके चलते हो रहा है आपको। लेकिन अगर आप उठते हैं एक सुबह, तेज बुखार, कपकपी और सूखी खांसी, ये 2 लक्षण मुख्य रूप से, इन लक्षणों को देने, बुखार और खांसी एकजुट एक साथ, वे ड्राई कफ ज़्यादातर, कभी कभी बलगम आता है, लेकिन आम तौर पे ये देखा गया है कि ये सूखी खांसी और बुखार एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। तब सवाल ये उठ के आता है आज के दिन कि क्या मुझे कोरोना है। आज के तारीख में, क्योंकि हम फेज 2 पर हैं, दूसरे चरण पर अटके हुए हैं हमारी कर्व, जो कि अच्छा है। दूसरा जो सवाल आप इससे जोड़ेंगे और करेंगे वो ये है कि क्या मैं पिछले 14 दिनों में किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आया हूं या किसी ऐसी जगह के संपर्क में आया हूं, निजी, बहुत पास, 1 मीटर से कम फासला, यानी जहां पर कि कोरोना वायरस का मरीज था, या
कोई संदिग्ध मरीज था, ऐसी जगह या ऐसा व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, पिछले 14 दिन में? अगर इसका जवाब ना है तो खास इस वक्त आज के दिन ज़्यादा संभावना नहीं है कि आपको कोरोना है। यदि इसका जवाब हाँ है तो संभावना बनती है। उस वक्त आप छुपाइए मत, डरिए मत, आप सिर्फ 1075 नंबर पे डायल करें, टोल फ्री नंबर है, और वो आपको आगे का गाइडेंस दे देंगे। छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाते हुए बता दें दर्शकों को कि आपके सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अगर कोई इस तरह की जिज्ञासा, कोई कंफ्यूजन है, आप नंबर्स पर फ़ोन करके पैनलिस्ट से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं, और वो बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तो जाहिर है कि जो सेकेंड फेज़, जिसकी बात बार बार हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस फेज़ को हम लंबा खींच सकते हैं और अगले फेज़ को रोक भी सकते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति, शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Watch the big picture with me, Frank Rausen Pereira, at 9:30 p.m. आयुष्मान भव में कॉल कीजिए शनिवार सुबह 11 से 12 बजे। हमारे फोन नंबर हैं 011-2309-4013 और 011-2309-4014। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो और बात हो रही है कोरोना से बचाव के लिए। और अगर आपके जहन में कोई सवाल आपके पास है, कोई संशय है, कोई डाउट्स हैं, तो आप पैनलिस्ट के ज़रिए हमारे साथ 3 जो पैनल में लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं इस फील्ड के, वो बताएंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और बहुत अहम है कि किस तरीके से आपके डाउट्स जब क्लियर होंगे, उसके साथ ही हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कोरोना से जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ पंकज इस वक्त फोन लाइन पर। पंकज, आपका सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बताएं। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि एक तो हम कैश ट्रांजैक्शन, और दूसरा जो बाहर से हम दूध सब्जी ला रहे हैं, और तीसरा घर पे जो पालतू हैं, इन तीनों से कैसे सुरक्षा करें, और ये क्या कोई रिस्क है इन तीनों से, ये क्वेश्चन। ओके, एक एक करके मैं तीनों सवाल लेता हूँ। पुनीत जी, करेंसी या नोट हम बाजार में जा रहे हैं, एक दूसरे से ले रहे हैं, ये कितना संक्रमण का मैं कहूँ कि खतरा बन रहा है या बन सकता है, और क्या ये सही है या इससे डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, करेंसी हो या कोई और चीज़ हो, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये वायरस स्प्रेड कैसे हो रहा है, क्योंकि ये एक नया वायरस है और हमें दिन प्रतिदिन इसके बारे में नई जानकारी मिल रही है। जैसे हमें मालूम चला है कि चीन में सबसे पहले आया, उसके बाद ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ। तो आज की तारीख तक जो हमें जानकारी है वो ये जानकारी है कि ये संक्रमित व्यक्ति से एक से दूसरे को पहुंचता है। रूट क्या है, अगर वो खांसी है या छींक मार रहे हैं तो उसके द्वारा जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसके द्वारा फैल रहा है। दूसरी चीज़ है कि अगर वही जो ड्रॉपलेट्स हैं वो करेंसी पे हों या किसी वस्तु पे लग जाएं और किसी दूसरे आदमी ने उसको छुआ है और वो हाथ उसका नाक के पास या मुंह के पास पहुंच रहा है, तो उसमें ज़रूर चांसेस हैं। तो अगर आप मुझसे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी पूछेंगे, यस, चाहे वो करेंसी नोट हो, चाहे कोई दूसरा कागज़ का टुकड़ा हो, चाहे कोई सरफेस हो, चाहे थैली हो, चाहे झोला हो, व्हाट्सओवर इट इज़, कोई भी सरफेस है उसके द्वारा ये आप में पहुंचने की पूरी संभावना है। अब सवाल है कि इससे कैसे बचें। अगर मैंने अपने हाथों से, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं अपने हाथों से एक करेंसी नोट को छू रहा हूँ और दूसरे को दे रहा हूँ, सपोज वो संक्रमित भी है, तो आप अपने हाथ धोते रहें थोड़े थोड़े अंतराल पे, या हैंड सैनिटाइजर से उसको साफ़ करते रहें। तो ये बहुत आवश्यक है।
आप ये नहीं कह सकते कि हम करेंसी नोट से बिल्कुल रूल आउट कर देंगे कि साहब इससे नहीं हो सकता। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल उससे पॉसिबिलिटी है कि संक्रमण कोई हो भी सकता है। नोट हो, प्रोडक्ट हो, अगर वो किसी दूसरे से आप ले रहे हैं तो चांसेस जी, हैं। मैंने कहा सरफेस के द्वारा फैला, कोई भी सरफेस हो, वो चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड सरफेस हो। इसीलिए हम कहते हैं, ये तो आप छोड़िए, आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, जो रेलिंग है, अगर एक आदमी अगर उसने अपने हाथ में खांस लिया और वहाँ विषाणु आ गए, वायरस आ गए, उसने रेलिंग को पकड़ा, आप भी उसी रेलिंग को छूते हैं, तो आपको चांसेस हैं कि आप इन्फेक्टेड हो जाएं, फैलने का खतरा है। दूसरा एक आर्थिक सवाल था कि जो पेट हैं घर में जिन लोगों ने रखे हुए हैं, कई तरह की आशंका है कि उसके ज़रिए फैल सकता है, वो घर में हैं, कितने सुरक्षित हैं या संक्रमण के वो एक बड़े कारण बन सकते हैं? अभी तक तो पाया नहीं गया है इंडिया में भी और बाहर भी कि पेट से हो रहा है, क्योंकि अब ये वायरस जो है वो एनिमल से शिफ्ट होके ह्यूमंस में आ गई है, तो अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए अभी तो ह्यूमंस में ही पाया गया है, पेट्स में ही पाया नहीं गया है। ओके, शमशाद हमारे साथ हैं जम्मू से। शमशाद, आपका सवाल। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। सर हमारा सवाल ये है कि अभी तक कोई वैक्सीन इसके लिए अभी ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर पाई है, ना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से हमें कोई भी अभी इसके बारे में, कोई वैक्सीन के बारे में सर हमें बताए, कोई जानकारी दें। दूसरी बात कि जो पूरी इंडिया या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनके बारे में बताएं कि ये फूड हैबिट्स मीन्स की खाना किस तरीके का खाना है वगैरह एटसेट्रा। चलिए, दो चीज़ें जो वो कह रहे हैं कि तो ये वैक्सीन हम सब जानते हैं कि फिलहाल इसको लेकर रिसर्च चल रही है, लेकिन कोई वैक्सीन आई नहीं है। लेकिन फूड हैबिट कारण के तौर पर ओरिजिन, ये भी कहना जल्दबाजी है? अगर आप मुझसे देखिए, इनके दो सवाल हैं। एक तो वैक्सीन के बारे में है, तो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि जो वैक्सीन है बहुत सारी रिसर्च चल रही है और शायद आएगी, लेकिन आपको कुछ जगह टेस्टिंग भी चल रही है। लेकिन वैक्सीन के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ को, दवाई को या वैक्सीन को जब हम मार्केट में लेके आते हैं, जब हम ह्यूमंस को देते हैं, तो उससे पहले बहुत लंबी प्रक्रिया होती है ये देखने के लिए कि वो एक तो असरदार है, नंबर 2 असरदार के साथ साथ सुरक्षित है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है हम कि आपको इस वायरस से तो बचा दें लेकिन किसी और बीमारी से कर दे, तो इस सारी प्रक्रिया को करने में कुछ वक्त लगता है। तो वो सारी प्रक्रिया होने के बाद ही वैक्सीन आएगी, तो उसमें अभी कुछ समय लगेगा, वक्त लगेगा, एकदम से नहीं आएगी। दूसरा आपका सवाल है खान पान का। देखिए, जहाँ तक ये वायरस जब फैला तो एनिमल्स से ह्यूमंस में आ चुका है, जैसे भी आया, हमारी गलती से आया, किस तरीके से आया मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन ह्यूमंस में आ चुका है। जैसा भी आरती जी ने बोला कि अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। खान पान के बारे में एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अब ये नहीं कि हमने ये चीज़ खाई तो क्या मुझे वायरस होगा। मैं ये बताऊँगा, खान पान में 2 भ्रांतियाँ चल रही हैं कि साहब क्या मैं चिकन खाऊँ तो मुझे वायरस हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि आया कि साहब 10 रुपये किलो चिकन मिल रहा है, मैं खा लूँ क्या? कई जगहों से ऐसी खबरें। जी, अरे सर, अगर आप उसे अच्छी तरीके से पकाते हैं, आप उसे प्रेशर कुक करते हैं, तो वायरस उसमें नहीं जिंदा रहेगा। आप अगर इन्फेक्टेड भी है कोई भी चीज़, ये तो छोड़ दीजिए, कोई और भी चीज़ इन्फेक्टेड है तो उसमें मर जाएगी। आप आराम से खाइए अच्छी तरीके से पका के, नंबर 1। नंबर 2, खान पान के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सारे दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा। देखिए, अभी आपको इस बीमारी से अगर कोई बचा रहा है, क्योंकि 100 लोग में से अगर वायरस है तो 80 लोगों को तो बहुत ही माइल्ड इलनेस है भाई ये। तो आपकी क्या चीज़ है जो आपको बचा रही है? ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी कैसे आएगी? अगर आपका खान पान अच्छा है, अगर आप फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। मैं चाहता हूँ आप ऐसे पदार्थ लें, ऐसी चीज़ें लें जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहे, और आपको अगर वायरस आता भी है तो आपको बिना कोई नुकसान पहुँचाए हुए आगे निकल जाए। तो खान पान अच्छा रखिए, फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उनको लीजिए, हरी सब्जियाँ लीजिए, बाकी जो भी इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं जैसे हल्दी है और ये सारी चीज़ें, उनका सेवन ज़्यादा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र से हमारे साथ मयंक हैं। मयंक, आपका सवाल। सर, मेरा सवाल यह है कि अगर हम लोग एयरलाइन से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज लोगों को और बच्चों को ये ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं बचने के लिए मैक्सिमम? डॉक्टर आरती, एयरलाइन से, फिर मैं जो कह रहा था कि अगर ट्रेन में भी AC क्लास में सफ़र कर रहे हैं लोग, सबसे पहले तो अगर ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी ट्रैवल करने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। जितना हम अवॉइड कर सकते हैं हमें गैर ज़रूरी ट्रैवल का अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें वही एहतियात बरतनी चाहिए कि हमें अपने हाथों को साफ़ रखना चाहिए, उनको अपने मुंह के पास नहीं लेके जाना चाहिए,
और अगर कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति हमें लगता है तो हमें उससे 1-1.5 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए। ओके, एक चीज़ और जो, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं पुनीत जी, महाराष्ट्र भी एक हमने देखा है कि 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। अगर कोई शख्स महाराष्ट्र के कुछ उन इलाकों से किसी दूसरे स्टेट में आता है और उनमें फीवर, कफिंग, ये जो आपने सिम्टम बताया, ये सब कुछ नज़र आता है, तो क्या उसको जाना चाहिए टेस्टिंग के लिए या फिर उसे कुछ दिन वेट करना चाहिए? इस वक्त क्योंकि ये समुदाय में इसका फैलाव नहीं आया है, फेज 3 जिसको बोलते हैं, तीसरा चरण में नहीं है, ये अभी बहुत सीमित है उन्हीं कोहर्ट्स में, उन्हीं लोगों में जिनका सीधा संपर्क हुआ है किसी से या किसी जगह से जहां पर कोविड इन्फेक्शन है या हुआ 14 दिन में। तो अगर कोई महाराष्ट्र, पहली बात तो यह है कि अगर कहीं भी आना जाना इस वक्त वही रखें हम सब जो बहुत ही ज़रूरी है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस वक्त हम नहीं जाएं कहीं भी। तो अगर कोई महाराष्ट्र गया भी है और आके उसको छींक जुकाम हो गया, उसके साथ बुखार है और खांसी है, दोनों, संभावित तो है, लेकिन संभावना ज़्यादातर यही है कि उसको अभी कोरोना का डर इतना नहीं रहेगा। जैसे ही छींक जुकाम होता है, बुखार होता है, उस व्यक्ति को तुरंत होम क्वारंटाइन, यानी घर के अंदर, वो जो सरकार ने इशू करे हैं होम क्वारंटाइन के बाद क्या क्या करना है, उन गाइडलाइंस को फॉलो होकर घर में रहना है, बाहर नहीं जाना है। और क्योंकि उसको खांसी छींक जुकाम है तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि मास्क की ज़रूरत है, बाकियों को नहीं है, क्योंकि इसको यह और देखना है। अब उसको क्या देखना है कि उसका जो खांसी और बुखार है क्या ये बढ़ रहा है, दूसरा क्या इसके साथ सांस का फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना एक नया लक्षण भी जुड़ गया है। अगर ये तीनों जुड़ गए, तेज़ बुखार बढ़ गया, खांसी बढ़ गई और उसके साथ सांस लेने में दिक्कत या सांस लेने में परेशानी होने लगी, अगर ये तीनों जुड़ गए तो संभावना हो सकती है कि ये कोविड होए। तो हेल्पलाइन नंबर को कॉल करके उस वक्त 1075-1075 पे आप कॉल करिए और निश्चिंत होकर आपको सारी सरकार आपको पूरा सपोर्ट देगी। आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उस वक्त, वो आपको, हमारे अस्पताल आपको एम्बुलेंस भेजेंगे और आप उसी में आएंगे। योगेश हमारे साथ हैं कोलकाता से। योगेश, आपका सवाल। हाँ, ये मेरा सवाल है कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग जो भी करेंसी नोट वगैरह या कोई भी चीज छूते हैं तो उसमें अगर कोई संक्रामक व्यक्ति ने उनको छू लिया हो तो उसमें कोरोना वायरस आ सकता है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसकी कोई अवधि है, मतलब वो वायरस कितनी देर तक उसमें जीवित रह सकता है? यदि मैं सैनिटाइजर लेकर के छूता हूं तब तो अलग बात है, परंतु यदि मैं उसका व्यवहार नहीं कर पाता हूं, ऐसे ही छू लेता हूं, तो वो वायरस उस सरफेस के ऊपर में कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? डॉक्टर पुनीत जी, बिल्कुल सही आपने पूछा सवाल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी दर्शक के सवाल के जवाब में बताया था कि जो अभी तक हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसके बारे में हमारे पास नई जानकारियाँ आ रही हैं, जो अभी तक जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार मैं ये कह पाऊँगा कि यह वायरस अगर किसी करेंसी नोट पे तो शायद कुछ घंटों के लिए ही जीवित रह पाएगा, जिसे मैं कहूँगा शायद 2 से 6 घंटे के बीच में जीवित रह पाएगा अगर संक्रमित हुआ भी है तो। लेकिन अभी चूंकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्यों कम है? क्योंकि अभी समुदाय के स्तर पे ये नहीं फैला हुआ है हिंदुस्तान में। देखिए, एक होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, एक है प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। मैं कोई पैनिक यहाँ पे नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ कि आप नोट को नहीं छुएं या करेंसी नोट को नहीं छुएं। हमारे अभी समुदाय में नहीं फैला हुआ है। अभी हम उन लोगों को ट्रेस कर पा रहे हैं जिनको ये बीमारी हुई है या उनके कॉन्टैक्ट्स में हैं। जहाँ पे भी संक्रमित लोग हैं उनको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, जो भी संभव हो पा रहा है इस बीमारी को रोकने के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन आपका जो एग्जैक्ट अगर सवाल का जवाब है कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी करेंसी नोट से है, और हमेशा अपने हाथ साफ रखें, उन हाथ को अपने चेहरे की तरफ ना ले पाएँ, और सतह पे ये वायरस कुछ घंटे जीवित रह सकता है। कुछ ऐसी सतह है जिस पे ये 24 घंटे तक जीवित रह सकता है, जो कि कल एक नई स्टडी आई है अमेरिका से, उसमें ये पब्लिश हुआ है, उस चीज़ को बता रहा हूँ। परंतु मोस्ट ऑफ द सर्फेसेस पे इसकी अवधि 2 से 6 घंटे के बीच की है। एक और चीज़ डॉक्टर आरती, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके सवाल हैं कि हम लोग
ओपीडी या इस तरह की जो हैवी, जहाँ पर मैं कहूँ कि मरीज़ आ रहे हैं, भले ही कोरोना के ना हो, जनरल लोग हों, वहाँ पर किस तरह के मास्क उनके लिए कंपलसरी हैं, पहनने चाहिए? N95 अगर नहीं है तो क्या और ऑप्शन है? क्या 3 लेयर मास्क ही सफिशिएंट है, इनफ है, या कुछ और उनको अपने हिसाब से ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए? अभी तो N95 मास्क जो है वो स्पेसिफिकली उनके लिए है जो कोई प्रोसीजर्स ऐसे करें जिसमें कि एरोसॉल जनरेट होता है, जैसे सैंपल लेना या उन पेशेंट्स जो उनकी इंट्यूबेशन करना। बट अगर आप ओपीडी में बैठे हैं तो एक ट्रिपल लेयर मास्क शुड बी सफिशिएंट, क्योंकि वो ये वायरस जो है इसका जो पार्टिकल्स है ये इतने छोटे नहीं हैं कि ये ट्रिपल लेयर मास्क को पार कर सके। ट्रिपल लेयर मास्क इज़ गुड इनफ, बस उसको हमें हर 4-4 घंटे पे बदलना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड हाइजीन, जो हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए। ओके डॉक्टर पुनीत, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मीडिया, सोशल मीडिया में जो मैं कहूँ कि चल रही, मैं थोड़ा सा उस पर चाहूँगा कि दर्शकों को आप बताएं। पहली चीज़ तो है इम्यूनिटी को लेकर, जैसे आपने कहा जी, इम्यूनिटी को लेकर क्या इस वक्त, क्योंकि मौसम जब बदल रहा है, क्या अवॉइड करना है और क्या बेसिक चीज़ हैं जो कि आपको अपनी फूड हैबिट में और जोड़ना है, जो कॉमन चीज़ें हैं, ताकि दर्शक हमारे जो है उनको ऐड ऑन कर सकें और इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएँ? जी देखिए, इम्यूनिटी चाहे वो कोरोना वायरस हो और चाहे कोई और भी बीमारी हो, इम्यूनिटी का बहुत अहम रोल होता है हमारी बॉडी को सुरक्षित रखने में। और इसीलिए देखिए, कोरोना में भी हम क्या कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि डेथ किस में ज़्यादा, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी किस वजह से ख़राब है, या जो वृद्ध हैं, या जिनको डायबिटीज़ है, या हार्ट की बीमारी है, कैंसर, या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी उनकी इम्यूनिटी का लेवल ऑलरेडी कम है। अब आपने जो बड़ा स्पेसिफिक सवाल किया साहब, खान पान में या जनरल में हम कैसे इम्यूनिटी रखें। देखिए, इसके लिए सबसे जो सरल उपाय है वो ये कि आप एक तो पौष्टिक भोजन लें जितना आपको ज़रूरत है कैलोरी के हिसाब से। उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां, उनका उपयोग आप भरपूर मात्रा में करें। कुछ तत्व ऐसे समझे जाते हैं जो हम कहते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिसमें से कि एक बड़ा हमारी देखा जाए, हालांकि मैं मॉडर्न मेडिसिन का आदमी हूँ, मैं आयुर्वेद के बारे में मेरी जानकारी बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जो भारतीय मसाले हैं, जो हमारी मसालदानी है, वो अपने आप में एक औषधि का मुझे कहना चाहिए बॉक्स है। और उसमें भारत में लगभग, चाहे आप उत्तर भारत में हो चाहे दक्षिण भारत में हो, कुछ भोजन ऐसे हैं जो इम्यूनिटी को हमारे इंप्रूव करते हैं, डे टू डे लाइफ में है, मैं कहूँगा उनको ज़्यादा मात्रा में लें। जैसे हल्दी है, हल्दी एक बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। दूसरा चीज़ हमारे यहाँ कहते हैं साहब तुलसी, अधिकांश घरों में हमारे यहाँ तुलसी होती है, और कहते हैं कि जुखाम या बुखार है तो एक घरेलू नुस्खा जिसका कहते हैं तुलसी के साथ चाय पीजिए। क्यों कहते हैं सर? तुलसी जो है बहुत ही अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। तो मैं कहूँगा पौष्टिक भोजन लें, फ्रेश फ्रूट्स एंड सब्जियाँ लें, और जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं जैसे हल्दी है, तुलसी, इनकी मात्रा अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिहार से आशु हमारे साथ हैं। आशु, आपका सवाल। हेलो आशु, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ये पूछ रहे हैं बच्चों के लिए क्या सावधानी बरती जाए इस कोरोना वायरस में? जी डॉक्टर आरती, बच्चों के लिए खासतौर पर क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए मैं चाहूँगा ये पहले बताएं। बच्चों को तो सबसे पहले, अगर ज़रूरी नहीं है तो बच्चों को घर में रखें। अभी तो वैसे भी हर जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और उनको हाथ अच्छे से धोने का तरीका सिखाया जाए, क्योंकि और उनको ये बताया जाए कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में अच्छे से 20 सेकंड के लिए साबुन से चारों तरफ से हाथ धोने चाहिए हर तरीके से, ताकि हाथ साफ रहेंगे तो अपने आप आपको इन्फेक्शन नहीं होगी। और क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि अपने हाथ वो सीधा मुंह की तरफ ले जाते हैं, तो अपने हाथ अगर वो अच्छे से धोएं और घर पे रहें ध्यान से, तो आई थिंक बच्चे बच जाएंगे बीमारी से। ओके डॉक्टर अनिल, सब एक और चीज़ जो बहुत अहम है दर्शकों के लिए, कई लोगों के इस तरह की जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं कि कुछ लोगों के टेस्ट, जो हमने कहा कि पहले दिन एक टेस्ट, उसके बाद 14 डेज़ के बाद कंफर्मेशन टेस्ट जो है, क्या पहले दिन अगर किसी का टेस्ट नेगेटिव है, उसके साथ मिलने बैठने या फिर ये जो मैं कहूँ कि मिंगल होने की जो वो है मैं कहूँ कि कोशिश होगी, वो अवॉइड करनी चाहिए, या फिर जब तक कि टेस्ट पॉजिटिव ना हो तब तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, ये ऐसा है कि शुरुआती दौर में इस बीमारी के आप में वायरस हो सकता है, लेकिन आप नेगेटिव निकल सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव हम बोलते हैं। मेरे में वायरस है लेकिन टेस्ट अभी भी नेगेटिव आता है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, इतना वो पकड़ा नहीं है।
तो इसीलिए हम ये एक मूल सिद्धांत हम लोगों का ये है डॉक्टर कम्युनिटी में, वो मूल सिद्धांत ये है कि किसी भी व्यक्ति को आजकल खांसी जुकाम बुखार है तो हम मान के चलें कि इस व्यक्ति से हमें दो चीज़ें करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग, एक मीटर या 3 फीट, एक हाथ लंबा, इतना डिस्टेंस दूरी बनाए रखें ताकि उसकी जो खांसी या छींक की छींट है, ड्रॉपलेट्स हैं, वो हम तक ना पहुंचे। ये और दूसरा, जिसको भी खांसी छींक जुकाम और बुखार है, उसको जब तक वो ठीक नहीं हो जाता सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी रखें, यानी उसके लिए एक अलग कमरा, अलग प्रावधान खाने पीने का, और जो एक ही आदमी अंदर जाएगा उसके साथ खाना या उसके साथ बात करने, और वो भी अपना पूरा मास्क लगा के रहेगा। तो जब तक ये दोबारा टेस्ट या डॉक्टर क्लियर नहीं कर देते तब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग बाहर भी, और जब सोशल डिस्टेंसिंग को हम घर के अंदर ले आते हैं उसको हम बोलते हैं होम क्वारंटाइन। तो ये हम मान के चलेंगे अभी अगले 1 महीने तक कम से कम, ये संवेदनशील वक्त है अगला 1 महीना, हम ये मान के चलें कि जिसको भी खांसी बुखार जुकाम है वो हमें इन्फेक्शन दे सकता है, फैला सकता है, और उससे बचने के वही 3 कदम हैं, तरीके हैं वो अपनाएं और अपनाएं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ एक मूल रूप से अपनाएं। कोई खतरा नहीं है अगर हम वो अपनाते हैं सतर्कता के साथ, जागरूकता जोड़ दें, कोई खतरा नहीं है। बस एक और दर्शक पंजाब से हमारे साथ हैं, बच्चन लाल हैं, बताएं आपका सवाल। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैं बोल रहा हूँ कि जो अखबार पढ़ते हैं, हेलो जी, जैसे अखबार पढ़ते हैं, जहाँ कोई सौदा सामान लेते हैं तो जो नोट है उनसे भी किसी डॉक्टर ने चेक किया कोई है या नहीं है? हालांकि डॉक्टर पुनीत ने इसके बारे में बताया, लेकिन फिर चाहूंगा एक बार, क्योंकि ये मसला बार बार आ रहा है, एक बार फिर से दर्शकों के लिए कि कोई भी सामान जब बाहर से ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जी, किस तरीके का खतरा या आशंका हो सकती है, अवॉइड कैसे करें? जी, मैं पुनः इस बात को अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा, इस बात क्योंकि बहुत सारे लोगों की शंका है। तो देखिए, ये जो वायरस है ये एक सतह के द्वारा फैल सकता है। अगर आपने ये पूछा कि एक नोट के द्वारा या आपने कोई अखबार लिया है या कोई भी चीज़ ली तो कैसे फैलेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर एक संक्रमित व्यक्ति ने उस अखबार के ऊपर खांसा है या उसके हाथ में इन्फेक्शन है और उसने उस अखबार को छुआ हो, उसके सरफेस पे ड्रॉपलेट्स हैं और उसको आपने टच किया है या उसको अपने फेस तक आप लेके गए हैं, तो आप में थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी इस चीज़ की पूरी है कि आप उससे बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। नंबर 1 चीज़, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीज़ करनी है। एक, पैनिक मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास सामुदायिक स्तर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, आप अपने कृपया हाथ को रखिए। मुझे लगता है कि हमारे नागरिकों की बहुत ही अहम जिम्मेवारी है। सिर्फ 3 चीज़ अगर वो कर लें, हमारी सरकार बहुत सहयोग कर रही है, सारे स्वास्थ्य कर्मचारी बहुत सहयोग कर रहे हैं, सारी एजेंसियां सहयोग कर रही हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, जो हमारी जनता है, जो हमारे देशवासी हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसमें अपना पूरा योगदान दें। हम इस बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे। और योगदान में आपसे 3 चीज़ें मांग रहा हूँ। एक, अपने हाथ को साफ़ रखिए, सैनिटाइज़ कीजिए, या तो हैंड सैनिटाइज़र से या सोप और वाटर से धोइए। दूसरा, अगर आप खांसते या छींकते हैं तो जो कफ एटिकेट्स हैं, जो उसका तरीका है उसे करें, मुंह को कवर करके रखें या मास्क से या रुमाल से। और जो मैं आपसे तीसरी चीज़ कहना चाहूँगा वो ये है, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बताई, कि सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाली जगह अवॉइड करें, लोगों को हाथ मिलाना अवॉइड करें, लोगों से करीब 1 मीटर की दूरी रखें अगर आप ये रखते हैं। और चौथी चीज़, अगर आप बीमार हैं, अगर आपको ऐसा कोई है, तो कृपया घर के अंदर रहें ताकि आप दूसरों को ना फैलाएं और देश को, इस बीमारी को कंट्रोल करने में अपना योगदान दें। आपका उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी दूसरे व्यक्ति का ज़रूरी है। प्रार्थी के आखिरी और जो सोशल मीडिया की बात है, अल्कोहल को लेकर कई तरीके की बातें चल रही कि अल्कोहल से इन्फेक्शन रोक सकता है, उससे दूर रख सकता है या इम्यूनिटी को उस दरमियान कर सकता है। इसमें कितनी सच्चाई और कितनी ये मैं कहूँ कि सीधे अफवाह है? ये अभी कहीं प्रूव नहीं हुआ है, तो ये अभी अफवाह ही मान के चले तो ठीक है। ओके, और एक आखिरी कमेंट मैं दर्शकों के लिए, क्या इस दौर में और ज़्यादा ज़रूरत है सहयोग के लिहाज से खुद करने की? जैसा भी डॉक्टर पुनीत कह रहे थे और सर भी कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग नंबर 1। अगर सबसे पहले हमें सबसे 1 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए बात करते हुए। अगर हम संक्रमित हैं
तो हमें अपने आप को अपने आप को घर के अंदर रखना चाहिए। खांसते छींकते वक्त कफ एटिकेट्स का वो करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है हाथ साफ रखें और अपने हाथों को जितना हो सके फेस से दूर रखें। ओके अनिल सर, अगर नॉर्मल सिम्टम हैं, क्योंकि हम अगर ये डाउट है कि हमें ये नॉर्मल सिम्टम है, फ्लू है या फिर कोरोना है, ये एक संशय जो आपने कहा कि 12 दिन 8 दिन तक रहेगा, इस दरमियान क्या कोई ऐसी हिदायत की कौन सी दवाएं इस्तेमाल नहीं करनी है? जो व्यक्तिगत रूप से अपने आप से सिवाय पैरासीटामोल के और कोई दवाई नहीं, पानी और पैरासीटामोल। बाद में जो डॉक्टर एडवाइस करे वो करें। एंटीबायोटिक्स मत लें आप अपने लेवल पे। एक होता है कि जब भी छींक बुखार जुकाम हुआ हमने एंटीबायोटिक शुरू कर दिया, वो मत लें जब तक डॉक्टर आपको नहीं देता, प्रिस्क्राइब नहीं करता। एंटीबायोटिक्स नहीं लें अपने लेवल पे। अपने लेवल पर और कोई भी ब्रूफन वूफन टाइप की गोलियां जो आती हैं वो ना लें। सिर्फ पैरासीटामोल सेफ है, ओवर द काउंटर है, 4 ग्राम पर दिन की तादाद में ठीक है। और पानी खूब पिएं, और जैसा बोला अभी अच्छा खाना खाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों के दिलों में या फिर जहन में कई सारे डाउट्स हैं, सवाल थे, उनको दूर करने के लिए उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शक इसका लाभ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो गाइडलाइंस या जो फिर पैनलिस्ट ने सुझाव दिए हैं उनको अमल में लाएं। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।